हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब है। जो आपको हिंदी पढ़ाते थे सर, उनके फादर का डेथ हो गया है, तो उसको लेके थोड़ी सी मतलब क्या कहें, मन थोड़ा सा खराब है। खैर, हम लोग का जो टॉपिक है उस टॉपिक की तरफ हम चलते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं। रवि सर ने बहुत सहयोग किया हम लोग का, लगातार वो अपने वीडियो को बना रहे थे जब उनके फादर एडमिट थे तब भी, ठीक है। लेकिन उनको लगता था वो रिकवर हो जाएंगे, लेकिन परसों शायद उनकी डेथ हुई है, मुझे आज पता चला है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और रवि सर को भी इस मुसीबत से निकलने के लिए भगवान उनको हिम्मत दे, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं अपने लेक्चर को। और थोड़ा सा मन उदास हो जाता है कभी ऐसी चीज़ों को आदमी सुनता है तो, और ऐसे ही व्यक्ति जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं तो जाहिर सी बात है दुख होगा। हम लोग इसी समाज में रहते हैं तो चीज़ों को देखने में। खैर, आइए हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन था उसको देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमने कल पढ़ लिया था, कॉइन वाले क्वेश्चन पढ़ लिया था। मैंने कहा था दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है जो बैग में क्या रहता है, केवल रुपया रहता है। एक क्वेश्चन आता है जो बैग में सिक्के रहते हैं। मैंने कहा था ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप कर लीजिएगा। आपने प्रयास किया होगा, मुझे उम्मीद है। नहीं किया तो आप प्रयास करिए, टाइम आपके पास कम है। आज 16 तारीख है, यानी कि आज कांस्टेबल का फॉर्म भरने का डेट लास्ट है, लगभग खत्म ही हो चुका है। रात के 8 बज रहे हैं और आप कल 2 दिन का करेक्शन का टाइम मिलेगा आपको, तो उसमें जो भी आपने गलतियां की हैं उसको करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। और 18 अगले 18 को पेपर है, तो आपके पास उल्टी गिनती आपकी शुरू हो जाएगी 18 तारीख से, 18 जनवरी के बाद से। तो टाइम कम है, जितना आप कवर कर पाए उतना कवर करिए। जितने क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, आप विश्वास मानिए कि अगर इतने पे आपका कमांड है तो आपके कोई भी क्वेश्चन वहां पे डाउट में नहीं जाएंगे और सारे क्वेश्चन को आप कर लेंगे। तो देखते हैं हम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का होमवर्क था, आपको कर लीजिएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सभी एक जैसे हैं, करा दिए गए थे। उसके बाद ये भी रुपए पे आधारित क्वेश्चन है, ये भी आप होमवर्क के लिए दिया गया था आप करने के लिए। उम्मीद यही है कि आप लोग कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, ये भी वैसे ही है। एक बैग में 510 रुपए हैं। 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के फॉर्म में है, जिनका अनुपात 5:6:7:8 के अनुपात में है। तो सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। कौन से सिक्कों की? टोटल नंबर ऑफ कॉइन ही देखना है। तो है तो उसी तरह से, लेकिन मैं करा देता हूं ताकि आपको कुछ आइडिया और लग जाए। जैसे देखो, बैग में हमारे पास कुल जो पैसे हैं वो 510 रुपए हैं। कहता है जो पैसे का फॉर्म है उस रुपए में है। हमसे कहता है कि 10 रुपए के सिक्के हैं, फिर हमसे कहता है कि 1 रुपए के सिक्के हैं। नहीं, थोड़ा सा देखते हैं। हमसे कहता है 10 रुपए के सिक्के हैं और फिर हमसे कहता है 5 रुपए के सिक्के हैं और फिर हमसे कहता है 2 रुपए के सिक्के हैं और फिर हमसे कहता है 1 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। ये सिक्कों का जो फॉर्म है इस प्रकार से है। आप मुझे ये बताइए, अच्छा, जो उसके सिक्कों का अनुपात दिया है वो क्या दिया है? 5, 6, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। ये सिक्कों के रुपए हैं, सिक्कों के फॉर्म में दिए हैं, सिक्के हैं, ठीक है। ये रुपए का जो सिक्के हैं उनके रुपए दिए हैं, कितने सिक्के हैं, कितने रुपए के। अगर हम आपसे पूछें कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए कितने हैं, हम कुल रुपए क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें कुल रुपया पता है। कितना पता है? कुल रुपया 510 रुपए है, ठीक है। अब अगर हमें कुल रुपए का रेशियो पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। आप मुझे एक बात सिंपल सी बताना कि अगर आपसे ये कह दिया जाए कि एक बैग है, उसमें 10 रुपए के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या है 5। अगर सिक्कों की संख्या 5 है तो मैं पूछूं आपसे कितने रुपए होंगे, तो कहेंगे आप कि सर एक सिक्का जो है 10 रुपए का है और 5 सिक्के अगर हैं तो कुल रुपया हो गया उस बैग में 50 रुपए, ठीक है। उसी प्रकार से मैं कहूं एक बैग में 5 सिक्के हैं और एक बैग में 6 सिक्के हैं और जो सिक्के हैं वो 5 रुपए के हैं, तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 30, 6 25 30। और फिर अगर कह दिया जाए एक बैग में 7 सिक्के हैं और सभी सिक्के 2 रुपए के हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 14। फिर अगर हम कह दें कि एक बैग में 8 सिक्के हैं और सभी सिक्के 1-1 रुपए के हैं, तो कितने रुपए हो गए? तो आप कहेंगे 8, ठीक है। अगर हम इसको कह दें टोटल सिक्कों को आप जोड़ लीजिए तो 50, 30, 80 हो गया और प्लस अगर हम जोड़े 14, 8 कितना होता है? 22।
तो आप कह देंगे टोटल हो जाएगा 102 रुपए। कुल कितने हो गए? 102 रुपए। 102 रुपए या 102 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? आप कह देंगे 510 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान देख लेते हैं, तो आप कहेंगे 510 बटे 102, तो कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा? तो ये 5 बार में डिवाइड हो गया। 1 यूनिट का मान है 5। कुल सिक्कों की संख्या आपको चाहिए, तो कुल सिक्के कितने हैं? 5 6 5 11, 11 और इधर हो जाएगा 8 7 15, तो 15 और 11 कितना हो गया? 26। 26 गुणे कितना करते? 5। तो अगर हम टोटल क्वाइन चाहते हैं, टोटल क्वाइन चाहते हैं, तो हमें 26 में गुणा करना पड़ेगा 5 से, तो ये कितना हो जाएगा? 130 सिक्के। जो सिक्कों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 130। ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, हमें कराना था ये वाला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को मैंने करा दिया ताकि आपके डाउट क्लियर न हो जाए, कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों का जो कुल टोटल है वो कितना है? 275 सिक्के हैं और उनके मूल्यों का अनुपात है 5 4 और 3 के अनुपात में। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या याद करनी है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि हमारे पास कुल सिक्के कितने हैं, हमारे पास कुल जो सिक्के हैं, जो कुल क्वाइन है, जो सिक्के हैं वो कितने हैं? तो आप कह देंगे 275 सिक्के हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अच्छा, जो प्रकार है उसमें 1 रुपए 50 पैसे, आप कहेंगे 1 रुपए 50 पैसे और आप कहेंगे 25 पैसे और आप कहेंगे 25 पैसे। इस प्रकार से सिक्के हैं। ठीक है, अच्छा, जो सिक्के हैं उनका कुल मूल्य कितना है? उनका कुल मूल्य है 5:4:3। ठीक है, मूल्यों का अनुपात, उनके मूल्यों का अनुपात। ठीक है, मूल्यों का अनुपात कितना है? आप कहेंगे 5 4 और 3। अब मुझे एक बात बताइए, अगर हम कह दें कुल कितने सिक्के होंगे, हमें चाहिए कुल सिक्के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल क्वाइन की बात कर रहा है और टोटल क्वाइन कितने? 275। तो हमें टोटल क्वाइन चाहिए। तो अगर हम कह दें कुल क्वाइन कह दूं कुल सिक्के, तो कैसे निकालेंगे आप ये बताइए। अगर मैं कह दूं आपके पास 5, ये मूल्यों का अनुपात है। अगर मैं कह दूं आपके पास 5 रुपए हैं, कितने रुपए हैं? 5 रुपए हैं। और जो सारे रुपए हैं, वो जो सारे रुपए आपसे मैं कहूं कि 5 रुपए हैं और सारे रुपए किस फॉर्म में हैं? 1 रुपए के फॉर्म में है। तो अगर मैं कहूं कि 5 रुपए हैं और सभी जो है 1 रुपए के सिक्के के फॉर्म में है, तो कुल कितना सिक्का हो गया? तो आप कह देंगे 5 सिक्का हो जाएगा। सही बात है। अगर मैं कह दूं आपके पास कुल जो रुपया है वो 4 रुपया है और जो 4 रुपए बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? 50 पैसे के सिक्कों को मिला के, 50 पैसे के सिक्कों को मिला के। तो अगर 50 पैसे हैं सिक्के और आपके पास कुल 4 रुपया है, तो कितने सिक्के हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 1 रुपए के लिए 2 कॉइन चाहिए होता 50-50 का। यहाँ पे कितना कॉइन होना चाहिए? 4 रुपए के लिए आप कहेंगे 8 कॉइन होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम ये कह दें कि आपके पास 3 रुपए हैं और 3 रुपए में सभी जो सिक्के हैं वो 25 पैसे के हैं, तो आप जानते हैं 4 सिक्कों को मिलाकर 1 रुपया बनता है। तो यहाँ पे कितना रुपया है? 3। तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12। तो आप कहते हैं कितना सिक्का है? 12। तो हमें सिक्कों की कुल संख्या पता चल गई, ये कितनी है? ये इतनी है। ठीक है, अगर हम 12 8 20 और क्या कर दें 25, और 25 यूनिट जो पूरा कुल सिक्का है, इसका मान क्वेश्चन में दिया है 275। तो 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। तो आप कह देंगे 275 डिवाइड बाई 25। तो 25 एकम 25 और 25 एकम 25। हमारा 1 यूनिट का मान आ गया 11। अब हमसे पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। जो 50 पैसे हैं उनके सिक्कों की संख्या कितनी है? 8 है। तो हम 11 में किससे गुणा कर दें? तो 11 गुणे 8, तो आप कह देंगे 88 सिक्के। जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 88 सिक्कों के बराबर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। ठीक है, तो सिक्कों वाले क्वेश्चन कैसे करने ये भी आप समझ गए। सिक्के वाले क्वेश्चन, रुपए वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस ये है कि अगर यहाँ पे कुल सिक्के दिए हैं तो जो वैल्यू दी है उसको हमें सिक्के में कन्वर्ट करना होगा। अगर हमारे पास यहाँ रुपया दिया होगा तो हमें कुल वैल्यू को रुपए में कन्वर्ट करना होगा। बस इतनी सी बात है। जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं
और जो सिक्के कुल सिक्के कितने हैं 961। तो हमें जो ये पैसा और उनका मान मतलब जो ये रेशियो दिया ना, जब सिक्का दिया हुआ है तो ये जो अनुपात हो जाता है वो रुपए का अनुपात होता है। रुपया कितना 3, 4 और 5। तो इन सभी रुपए को कन्वर्ट कर लीजिएगा सिक्के में। तो इससे पहले वाला जैसे क्वेश्चन हमने किया उसी क्वेश्चन पे ये भी लग जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या हो जाएगा आपके लिए होमवर्क। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। कहता है ए और बी की आय जो है 4:1 के अनुपात में है। ए और बी क्या अनुपात 4:3 है और उनका खर्च वार्षिक खर्च 3:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक वर्ष में 60,000 रुपए की बचत करते हैं तो ए और बी की वार्षिक आय क्या होगी। देखो इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, उसका कंडीशन भी है। आप ये जानते हैं पहले तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपसे ये कह दिया जाए आय की बात कर रहा है और खर्चे की बात कर रहा है, शेविंग की बात कर रहा है, तो आप ये समझिए अगर मैं लिख दूं आय मतलब इनकम माइनस खर्च बराबर से बचत होता है, बराबर से बचत होता है। अगर हम ये कह दें कि आय माइनस बचत बराबर खर्च होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम ये भी कह दें कि आय इक्वल टू बचत प्लस खर्च या फिर खर्च प्लस बचत होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तीनों बात एक ही है। हमसे यहाँ पे जो क्वेश्चन कहता है उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे, उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप ये देखेंगे हमने मान लिया ए की जो इनकम है वो 4x है और जो बी की इनकम है, जो ए की इनकम है 4x है और जो बी की इनकम है वो क्या है 3x है। ठीक है, अगर हम ये कह दें 4x हमारे पास रुपया था और बी के पास क्या था 3x रुपया था, इसने कितना बचा लिया, इसने बचा लिया है 60,000, इसने बचा लिया है 60,000 रुपए और इसने भी कितना बचा लिया है 60,000 रुपए। तो ये जो हमारा इनकम है उसमें 60,000 रुपया बचा लेंगे तो हमें क्या पता चल जा रहा है, हमें पता चल जा रहा है उनके खर्चे का अनुपात। जो खर्चे का अनुपात क्या है 3:2, 3:2। ठीक है, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्वेश्चन किया जा सकता है। 4 दूना 8x माइनस 60 दूना 120 1,20,000 इक्वल टू यहां लिख दें 9x और माइनस ये 60,000 1,80,000 रुपए। ठीक है, अब यहां सब देखेंगे तो ये वैल्यू इधर आएगी, x हो जाएगी, ये वैल्यू उधर जाएगी तो हमारे वैल्यू बचेगी 60,000 रुपए। x का मान 60,000 रुपए के बराबर है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है एक इनकम। तो एक इनकम के लिए एक इनकम कितना माना हमने 4x, तो 60,000 का किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60,000 का हम 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक 24 तो 2,40,000 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, ए का जो है इनकम हो जाएगा। ए का हमारा क्या हो जाएगा इनकम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन ये एक कंडीशन आप समझिएगा, अगर हम ये कह देते ना हमें इनकम चाहिए किसका ए का, तो जो ए का इनकम होगा वो 4 के डिवीजन में हो, वो 4 के मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए ऑप्शन में। ठीक है, वो 4 के मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। अगर हम कहते 4 के मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सा है तो आप कहते हैं सर ये नहीं है, तो ऑप्शन एक ही आप डिवाइड कर पाए, एक ही को हटा पाए। ये 4 के मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी 4 के है और ये भी 4 के है, तो आप इससे तो नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू होती तो हम चेक करते क्या उसमें से कोई एक मल्टीप्लिकेशन में उसके है, तो वही अगर उसके मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में होता तो वही आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है उसके मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। अच्छा, इसके अलावा क्या और तरीके हैं छांटने के लिए, तो ये बात समझिए, अगर हमारे पास दोनों का ए और बी, ए रेशियो बी का दिया है इनकम कितना 4 और 3। ठीक है, दोनों खर्चों का अनुपात कितना दिया है 3:2। ठीक है, अगर दोनों के इनकम का रेशियो का डिफरेंस सेम हो, खर्चे का डिफरेंस क्या हो सेम हो, बात समझ में आई, और प्रत्येक का सेविंग इक्वल हो, दोनों का सेविंग क्या हो बराबर हो, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है, दोनों का खर्चा कितना है 1 है, जिस रेशियो में कमा रहे हैं उस रेशियो में वो खर्च भी कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों का सेविंग क्या है 60,000 है, दोनों का सेविंग क्या है इक्वल है, यही हमको चाहिए। तो आप देखिए 4 रुपए ए के पास था, उसने 3 खर्च कर दिया, कितना बचा 1 बचा, और एक का मान कितना है 60,000 के बराबर। एक का मान किसके बराबर है 60,000 के बराबर, तो एक का मान 60,000 के बराबर। तो हमें पूछा है ए का इनकम, तो ए का हो जाएगा 4 गुणे 60,000, तो यहां से आ जाएगा 2,40,000 रुपए। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब दोनों के खर्चे इनकम का और खर्चे का रेशियो समान हो, डिफरेंस मतलब समान हो। डिफरेंस यहाँ पे 1 का है तो यहाँ पे भी 1 का होना चाहिए, नहीं होता तो बना लेते हैं, लेकिन मेन क्या है उनका जो सेविंग है वो मतलब समान होना चाहिए, तब हमारा काम बन पाएगा।
नहीं तो हमारा ये बेसिक मेथड है, यही फॉलो करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे देखो ए और बी की आय के बीच का अनुपात 3:2 है। यदि उनकी बचत 20,000 रुपए और 10,000 रुपए है तो उनके खर्चे का अनुपात 4:3 है। तो ए और बी की आय ज्ञात करिए। अच्छा, ए और बी की आय ज्ञात करनी है तो मैंने कहा सबसे पहले ऑप्शन मेथड सीख सकते हैं। कैसे? आपको जो इनकम चाहिए ए और बी की वो ऐसे दी है, तो ए और बी की इनकम क्या है? 3 और 2 है। तो जो भी वैल्यू होगी 3 2 के मल्टीप्लिकेशन में होगी। ठीक है, तो 3 के मल्टीप्लिकेशन में क्या 45 आता है? हाँ आता है। 2 भी आता है तो ये भी आता है, पहला ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, 60,000 40,000 ये भी आते हैं। 42 3 के मल्टीप्लिकेशन में आता है, लेकिन 2 के मल्टीप्लिकेशन में 35 नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 3 के मल्टीप्लिकेशन में 48,000 आता है और 32,000 भी आता है, तो ये भी हो सकता है। संभावना इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है। और ऐसे कंडीशन में हमने क्या कहा था कि अगर दोनों का क्या हो, सेविंग्स इक्वल हो तो काम बन सकता है, लेकिन दोनों का यहाँ पे सेविंग क्या है? अलग अलग है। इसलिए हमारा बेसिक जो मेथड है वो आपको लगाना ही पड़ेगा, आप कोई और तरीका नहीं है इसको निकालने का। आप जानते हैं कि अगर हम ए की इनकम की बात करें और बी की इनकम की बात करें तो इनका ए का इनकम क्या मान लेंगे हम? 3x, और बी का इनकम मान लेंगे हम 2x। ठीक है, अब हम कह दें कि 3x इनकम ए का है, उसमें से वो 20,000 रुपए क्या करता है? बचाता है, और बी का जो इनकम है वो 2x है और उसमें से वह 10,000 रुपए बचाता है, तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा? 4:3। ठीक है, 4:3। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9x माइनस 20 60,000 इक्वल टू 8x माइनस 40,000। कितना आ गया? 40,000। ठीक है, तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा? 20,000। x का मान हो गया 20,000 रुपए के बराबर है। x का मान 20,000, तो a का हो जाएगा 20 60, a का कितना हो जाएगा? 20,000 गुणे 3, और b का कितना हो जाएगा? 2 गुणे a का मान कितना है? 2,000, 20,000। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका 60,000 और 40,000 रुपए। ठीक है, ये डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट क्या, ये बेसिक मेथड आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सेविंग सेम हो तो काम बन सकता है, डिफरेंस बराबर नहीं तो डिफरेंस को हम बराबर कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन यहां बन नहीं रही है। ठीक है, अब एक इनकम यहां पे भी चाहिए तो आप ऑप्शन की मदद से जा सकते हैं। 5 है और 3 है, एक ही चाहिए, तो ऐसी वैल्यू चाहिए जो 5 हो और 5 जो है इनके मल्टीप्लिकेशन में हो। तो 5 तो हर जगह है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिक मेथड आपको लगाना पड़ेगा। तो बेसिक मेथड अपने 2 क्वेश्चन हमने करा दिया है। इन दोनों क्वेश्चन को कराने के बाद, देखने के बाद आपका होमवर्क है कि आप 3rd नंबर क्वेश्चन को आप करके इसका कॉमेंट कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपके ऊपर निर्भर करता है। ए और बी, ए बी और सी की बचत का अनुपात 14:11:12 है। उनके व्यय का अनुपात उनकी आय के अनुपात का 65%, 75% और 70% है। यदि ए बी और सी की कुल आय 1,24,000 रुपए है तो एक इनकम क्या होगी? अच्छा, एक इनकम हमसे पूछ रहा है। ठीक है, आपसे अगर मैं कहूं कि इसको बेसिक समझो कि क्या होता है, हमसे कह रहा है ए बी और सी की बचत का अनुपात, ये सेविंग का रेशियो है, ये सेविंग का रेशियो दिया हुआ है। अगर ये सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, अगर ये सेविंग का रेशियो दिया है और हमसे कहता है कि उनके जो व्यय है उनकी आय का कितना है? 65% है। अच्छा, 65% एक वैल्यू में कन्वर्ट करो। अगर हमने कह दिया है कि ये बचत है, तो अगर हमारा ये खर्चा दिया है तो बचत हम पूछ लें, तो अगर ए जो है 65% खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा होगा? 35% बचा रहा होगा। ये सेविंग है, ये क्या हो जाएगा? सेविंग। ठीक है, ठीक है। अगर हम बी कह दें, बी कितना है उसका? बी के पास 75% खर्च हो रहा है तो कितना बचा रहा होगा? 25% बचा रहा होगा। अगर हम सी की बात करें तो सी अगर 70% खर्च कर रहा है, बचा कितना हो रहा होगा? 30%। अच्छा, बचा रहा है ये, लेकिन हमारा जो बचत वाला कॉन्सेप्ट दिया है 35% जो बचत है वो किसके बराबर है? ए का 14, बी का 11 और सी का कितना है? 12। अगर हम यहां से निकाल लें कुल इनकम, कैसे निकलेगा? 100% टोटल इनकम होता है, तो अगर 35/100 करेंगे तो हम 14 गुणे 100/35 कर दें। ठीक है, ट्रांसफर करेंगे इधर तो ये हो जाएगा।
तो 7 पच्चे 35 और 7 दूना 14, 5 से 20 और 20 दूना क्या हो जाएगा 40। तो जो ए का मान आएगा इनकम के फॉर्म में, इनकम का जो रेशियो बनेगा, आय का अनुपात, आय जो आय का अनुपात आएगा, आय का अनुपात ए, बी और सी का। देखो ए का कितना हो जाएगा, आप कह देंगे यहाँ पे ए का हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40। तो ए का मैंने दे दिया 40, ठीक है। अगर बी की बात करें तो 25% की वैल्यू 11 के बराबर है, तो कुल कितना हो जाएगा 100/25। और ये कैसे हो रहा है, जब 25 बटे यहाँ 100 लिखेंगे तो ये ट्रांसफर वो कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। 25 चौक 100, 11 चौकी 44, तो ये 44। तो बी का हो गया 44। और अगर हम सी की बात करें तो आप लिख देंगे 12 गुणे 100/30, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 चौके 12, ये कितना हो जाएगा 40। तो हमारा जो आ गया रेशियो ये आ गया 40। अच्छा, हमसे ए का पूछा है, हमसे क्या पूछा है, ए का। ए का अगर हम देखें, अगर यहाँ पे रेशियो लेते हैं इनकम का, तो ये 10 बच गया, ये 11 बच गया और ये 10 बच गया, यही है, ठीक है। तीनों की इनकम आपको पता है, 10, 20 और एक क्या हो जाएगा 31। कुल आय 31 है और 31 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 31 यूनिट का मान दिया हुआ है 1,24,000, 1,24,000। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, एक यूनिट का मान आ जाएगा 4,000। कितना आ जाएगा 4,000। और आपको चाहिए एक इनकम, तो 4,000 गुणे कितना कर दे 10 कर दे, तो ये हो जाएगा 4,000, 40,000 रुपये। एक का इनकम हो जाएगा 40,000 रुपये। अच्छा, अगर थोड़ा सा ये इजी और कर दे, जैसे अगर हमसे पूछा ए का इनकम और ए की जो रेशियो है 10 आया है, और कोई ऐसी वैल्यू हो जो केवल 10 से डिवाइड होगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 10 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर बी से पूछा था बी का इनकम, तो बी के इनकम के लिए क्या है 11, तो जो भी आंसर होना चाहिए था बी के मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए था। तो कोई वैल्यू अगर 44,000 होती तो ही बी का आंसर हो जाता डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा, अगर वैल्यू नहीं दी तो वैल्यू को आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन को थोड़ा तेज करना पड़ेगा। मैं धीरे कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझ में आए कि कैसे किया जा रहा है। क्वेश्चन है उसी प्रकार से क्वेश्चन ये भी है, ए, बी और सी की बचत का अनुपात 9:8:7 है, और उनके, इससे पहले वाला क्वेश्चन तो नहीं है सेम, इसमें कहाँ दिया है, ठीक है, अलग है। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी है, और इस क्वेश्चन को आप चाहेंगे तो होमवर्क लगाएंगे तो आपका एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि आपने उस तरह के क्वेश्चन को लगा लिए हैं, तो आप हर क्वेश्चन को लगा लेंगे। कोशिश ये करिएगा जब ए, बी और सी का रेशियो मिल जाए तो आप चेक करिए कि क्या ए का जो इनकम अगर हमें चाहिए, बी की चाहिए ना, अगर हमें बी का चाहिए तो बी का जो मान आ रहा है क्या उसके मल्टीप्लिकेशन में कोई एक ही वैल्यू है, तो अगर कोई एक ही वैल्यू होगी तो वही उसका आंसर हो जाएगा, नहीं तो हमें पूरा निकालना पड़ेगा जैसे हम निकाल रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन के एक टाइप को मैं करा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। देखो 11,700 रुपए को ए, बी और सी के बीच में बांटा गया है, गलती से 11,700 रुपए को ए, बी और सी के बीच में 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4 के अनुपात में हमें बांटना था, ठीक है। लेकिन गलती से हमने बांट दिया 2:3:4 के अनुपात में, तो विभाजित किया गया, तो किसे राशि और कितना ज्यादा मिला। कहने का मतलब है हमें कोई पैसा बांटना था, हमारा रेशियो कुछ अलग था बांटने का, लेकिन गलती हो गई और रेशियो कुछ और बढ़ गया। तो ऐसा करने से किसी ना किसी बंदे को तो फायदा हुआ होगा। हमें वही पूछ रहा है कि यार हमने गलती से बांट दिया है तो किस बंदे को फायदा ज्यादा हुआ है और कितना ज्यादा हुआ है। तो अगर हम बात करें कि हमको पहले आप देखो जिस रेशियो में बांटना था उसके हिसाब से आपको ये पता है कि अगर हम लिख दें 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 और ये ए रेशियो बी रेशियो सी का मान है, तो क्या ये रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म है? आप कहेंगे नहीं। तो 2, 3 और 4 का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है 12। तो 12 से तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब में 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 6 12 ये आ गया 6, 3 चौके 12 ये आ गया 4 और 4 3 12। तो ए रेशियो बी रेशियो का क्या हो जाएगा 6 4 और 3। हमें जो पैसा बांटना था वो 6 4 और 3 में बांटना था। हमें बांटना था किस फॉर्म में 6 4 और 3 में। अच्छा 6 4 10 3 13 ये कुल कितना था, ये 13 यूनिट कुल मान था। कितना था 13 यूनिट। और 13 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 11,700 रुपए। कितना था 11,700।
अच्छा, एक यूनिट का मान देखो, एक यूनिट का मान देखो तो 11,700 डिवाइड बाई 13, तो 13 9 क्या होता है 117, एक यूनिट का मान आ गया 700 रुपए। ठीक है, यहाँ पे करके वैल्यू को छोड़ दो। ठीक है, क्यों छोड़ देना है उसको मैं बताता हूँ। आप देखिए हमने बांटा किसमें है, आपको बांटना था, गलती से बटा है, गलती से जो बट गया है, गलती से हमारा किस अनुपात में बट गया है, 2:3 और 4 के अनुपात में। आप डायरेक्ट कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 संबंधी 3 संबंधी 4 के अनुपात में। अब ये देखो कि अगर हम ये कह दें कि यहाँ पे कुल ये कितना मान हो गया, तो आप कहेंगे 4 3 7 2 9, और 9 यूनिट का मान कितना है, अब 9 यूनिट का मान कहेंगे, ऐसा है कि 9 यूनिट का मान हो जाएगा 11,700 रुपए, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक यूनिट का मान हो जाएगा 1300 रुपए। ठीक है, जो आपने यहाँ डिवाइड किया वही रिवर्स इधर आ जाती है 1300 रुपए। अब ये बताओ कि 6, पहले सिंपल सी बात समझिएगा, यहाँ पे 6 मिल रहा है ए को, गलती से कितना मिल जा रहा है 2, तो ए को तो अधिक नहीं मिलेगा, बी को 4 मिल रहा था लेकिन कितना मिल रहा है 3, तो बी को भी ज्यादा नहीं मिलेगा। ये देखो यहाँ मिल रहा था 3 लेकिन ये पा रहा है 4, गलती से किसे ज्यादा मिला, सी को ज्यादा मिला। अच्छा, एक चीज देखते हैं कितना ज्यादा मिला। अब देखिए हमें सी का ही मान चाहिए, तो सी का मान यहाँ पे कितना है 3, तो सी को ज्यादा मिल रहा है, तो 900 गुणे 3 कितना हो जाएगा 2700। सी को पहले कितना मिल रहा था 2700 और गलती से बढ़ गया, तो 13 चौक कितना हो जाएगा 5200, कितना हो जाएगा 5200। अब सी को हमें पहले मिल रहा था 2700, अब कितना मिल रहा है 5200, कितना ज्यादा मिला है, सी को ज्यादा मिला है, ऑप्शन में सी 2 जगह है। ठीक है, तो सी को कितना ज्यादा मिला है, तो आप क्या करेंगे 5200 में से क्या घटा देंगे, आप 2700 रुपए घटा देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा आंसर 2500 रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर आपको दिक्कत हो रही, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप पूरी वैल्यू निकाल लो। आप क्या करेंगे, 900 इसका मान है, तो इसका हो जाएगा 9 चौकी 36, इसका मान हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 5400, ए का मान हो जाएगा 5400, बी का मान हो गया 3600, और आपको पता चल गया सी का मान कितना हो जाएगा 2700। अब यहाँ देखेंगे तो 13 दूना यहाँ 26 हो गया, 13 3 39 हो गया, 3 तो ही ज्यादा मिला है, और यहाँ 13 चौक 52 हो गया। तो आप ऐसे भी कंपेयर करेंगे तभी आपको क्लियर दिख जाएगा किसका मान ज्यादा होगा, सी का मान ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा 2500। अगर बी को पूछा कितना ज्यादा मिलेगा, तो आप बी का दोनों वैल्यू निकालेंगे, कंपेयर करके उसका मान निकालेंगे, तो आपकी वैल्यू आएगी। ₹3000 को ए बी और सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी और सी के, अच्छा दिया है, ए को बी और सी के कुल हिस्से का 1/3 भाग और बी को ए और सी के कुल भाग का 2/3 प्राप्त होता है, तो सी का हिस्सा ज्ञात करना है। देखते हैं हमसे जो क्वेश्चन कहता है, कुल जो पैसा है आपके पास, जो कुल पैसा है वो कितना है, वो है 3000 रुपए। 3000 रुपए हमसे कहता है, इस प्रकार हम बांट रहे हैं ना कि ए को जो शेयर मिल रहा है वो बी प्लस सी के हिस्से का कितना है 1/3 है, कितना है 1/3 है। ठीक है, उसी प्रकार से हमसे कहता है कि जब हम बांट रहे हैं तो बी को, जो बी का शेयर है वो ए प्लस सी के शेयर का कितना है 2/3 है, कितना है 2/3। चलो अब यहां से एक बात समझो जरा, अगर हम कहें ए अपॉन बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 1/3 कह देंगे। अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ b अपॉन ए प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2/3 हो जाएगा। ठीक है, आप एक बात ध्यान हमेशा रखिएगा, यहाँ पे ए बी और सी है और यहाँ भी ए बी और सी है, क्लियर है? क्या दोनों जगह दोनों का कुल सम जो है अलग होना चाहिए? नहीं, अगर ए बी और सी का जो पैसा यहाँ है इक्वल आना चाहिए, ए और बी सी का यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। इक्वल नहीं आ रहा है, कैसे क्या समझा रहे थे हमको समझ नहीं आ रहा है। अरे कहने का मतलब ये है कि 3 1 कितना होता है 4, तो यहाँ कुल मान कितना है 4 रुपया है, यहाँ 3 2 5 कितना है 5 रुपए है। अगर यहाँ ए बी और सी है तो यहाँ 4 मान आ रहा, तो यहाँ भी 4 आना चाहिए था। अगर यहाँ 5 आ रहा तो यहाँ भी 5 आना चाहिए था। तो क्या करें, हम पैसे को इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, अगर यहाँ का मान 4 है तो 4 से यहाँ और यहाँ गुणा कर दो, अगर यहाँ का मान 5 है तो 5 से यहाँ और यहाँ गुणा कर दो। ठीक है, अब हो क्या गया इससे कि यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 15। ठीक है, a अपॉन बी प्लस सी ये हो गया ऐसे, और अगर हम यहाँ करेंगे तो यहाँ b अपॉन ए प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 8/12। अब मुझे बताओ क्या 15 5 कितना होता है 20, 12 कितना होता है 20, दोनों जगह इक्वल हो गया, इक्वल होना चाहिए था। हमें अब डायरेक्ट मान पता चल गया कि a का मान कितना है 5, a का मान कितना है 5, b का मान कितना है 8।
अगर ए का मान 5 है, बी का मान 8 है और कुल रुपया कितना हो रहा है 20, तो हम कहते हैं सी का मान कितना हो जाएगा। तो 8 5 13, 13 में से कितना घटा दें 20 घटा दें, 20 में से कितना घटा दें 13 घटा दें, तो ये कितना हो जाएगा 7। अब हमें तीनों का मान पता चल गया। हमें किसका पूछ रहा है, सी का। तो अगर सी का मान पूछ रहा है तो सी का वैल्यू कितना है 7। आपको ऐसे वैल्यू को देखना है जो 7 से डिवाइड हो, या फिर आप चाहते हैं तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। कैसे, हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी हो रही है 7, 20 हो रही है और 20 यूनिट का मान कितना है 3000 रुपए। कितना है 3000 रुपए। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कह देंगे 3000 बटे 20, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ हो गया 150। एक यूनिट का मान हो गया 150, हमें चाहिए 7 का मान, तो गुणे हम कर दें 7, तो 15 7 होता है 105, तो ये हो गया 10,000, 1050 रुपए। 1050 रुपए ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप क्या करते हैं, आपको सी की वैल्यू चाहिए और सी का मान कितना है 7, तो 7 से आपको डिवाइड करना पड़ता। डिवाइड कैसे करेंगे, ये 7 दूना 14, ये जाएगा नहीं जाएगा, 7 दूना 14, 2 बचा 22, 7 21 15, कटेगा नहीं, ये तो कटेगा नहीं, ये भी 7 से 49, 3 7 25 35, मामला फंस सकता है बी और सी में। तो आपको पूरा वैल्यू निकालना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा अगर आप इससे बात की जाए तो आपके इस चैप्टर में जिसको हम रेशियो एंड प्रपोर्शन बोलते हैं, उसमें मिक्सचर एलिगेशन का कुछ भी पार्ट आता है। तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ करा दे रहा हूँ, बाकी हमें मिक्सचर एलिगेशन एक पढ़ना है पूरा, तो उस टॉपिक को मैं अलग करा दूंगा, उसमें और ज्यादा क्वेश्चन हमारे ऐड हो जाएंगे। इसलिए अब देखो, हमसे कहता है कि हमारे पास 63 kg मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 4:3 है। मिश्र धातु से तांबे की कुछ मात्रा को निकाला जाता है और अनुपात 10:9 हो जाता है, तो कितना तांबा निकाला गया। आप ये देखिए, जो हमारा अनुपात था तांबा और किसका, जस्ते का, कॉपर और टिन बोलते हैं, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक का जो अनुपात था हमारा कितना था 4:3। ठीक, क्या था 4:3। ठीक है, और कुल मात्रा पहले हमारी कितनी थी 63 kg थी। अब ये बताओ, हमने कुछ मात्रा निकाला और निकालने के बाद वो क्या क्या हो गया 10:9 हो गया। क्या हो गया 10:9। आप मुझे ये बताओ, आपने क्या निकाला, आपने तांबे की कुछ मात्रा निकाली, यानी कि कॉपर का कुछ मात्रा हमने निकाला, कॉपर का कुछ मात्रा निकाला। एक बात बताइए, हमने, मैं जो बोल रहा हूँ उसको देख लीजिएगा, हम कॉपर की बात कर रहे हैं कि हम कॉपर को निकाले हैं। किसको निकाले हैं, कॉपर को निकाले हैं, कॉपर को। अगर कॉपर को निकाले हैं तो जिंक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। जिस वैल्यू के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं वो तो बदलेगा, लेकिन जिस वैल्यू को आप छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो वो तो बदलेगा ही नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जिस मात्रा में हम निकालते हैं या बढ़ाते हैं, परिवर्तन बस उस मात्रा में होता है। जिस मात्रा के साथ हमने कुछ किया ही नहीं, वो मात्रा क्या होगा, कांस्टेबल होगा। ये बताइए, कांस्टेबल, कांस्टेंट होगा, कांस्टेबल बोल रहा हूं मैं। ठीक है, इधर देखो, अगर हम ये बात करें कि यहाँ पे जिंक के साथ हमने कोई बदलाव नहीं किया है, यहाँ जिंक का मान कितना है 3 है, यहाँ जिंक का मान क्या है 9 है, दोनों क्या समान है, नहीं समान नहीं है, तो समान करना पड़ेगा। तो 3 से अगर हम यहाँ गुणा कर दे तो 3 से हमें यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। अब ये 3 3 क्या हो गया 9, और ये कितना हो गया 9, ये तो समान ही है। यहाँ कितना हो गया, ये 12 हो गया। अब समझना, आपके पास 12 मात्रा थी, आपने कुछ मात्रा निकाली, वो कितना हो गया 10। मात्रा कितना निकाला आपने 2 यूनिट, कितना निकाला 2 यूनिट। 2 यूनिट मात्रा निकाली गई किसकी, कॉपर की। कॉपर की हमें 2 यूनिट की मात्रा चाहिए। अब 2 यूनिट का मान कैसे पता चलेगा, आप ये देखिए 12 और 9 कितना होता है 21, कितना होता है 21। जो इनिशियल, ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है। इनिशियल मात्रा जो थी वो 9, 12 9 कितना है 21 यूनिट, और 21 यूनिट का जो मान है वो कितना है 63 kg। कितना है 63 kg। तो 1 kg का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3। 1 kg का मान हो गया 3, आपने निकालना है कितना है 2 यूनिट, तो 2 गुणे कितना कर देंगे 3, तो आप कह देंगे 6 kg हमने कॉपर निकाला था। कॉपर का जो निकाला गया मात्रा कितना हो जाएगा, तो आप कह देंगे 6 kg। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस एक बात समझनी है, जिस वैल्यू को आप चेंज कर रहे हैं बस परिवर्तन उसमें होगा, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है
कि समान मात्रा में दो बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण 5:3 और 2:1 है के अनुपात में है। समान मात्रा में दोनों मिश्रण बड़े बर्तन में डाला गया तो नए बर्तन में पानी, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अच्छा एक बात मुझे बताइए, हम तो कह रहा वाटर है और क्या है, मिल्क है। मिल्क और वाटर है, मिल्क लिख लिया और मैंने वाटर लिख लिया, ठीक है। चलो अनुपात क्या है, 5:3 पहले है, ठीक है, और दूसरे कंटेनर में कितना है, 2:1, ठीक है। अब मुझे बताइए, हम तो कह रहा समान मात्रा में दो बर्तनों में, क्या समान मात्रा है, 5 3 कितना होता है 8, यहाँ कितना हो जाएगा 3। तो ये बताइए क्या यहाँ पे समान मात्रा है, यहाँ पे 3 लीटर मान लेते हैं, यहाँ पे कितना है 8 लीटर, तो मात्रा तो समान नहीं हुई। तो मात्रा को समान क्या करेंगे, कैसे, यहाँ 8 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ किससे गुणा कर दें, 3 से, और यहाँ किससे गुणा कर दें, 8 से। तो 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और 3 का गुणा किससे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 8 से गुणा हो जाएगा। अब देखिए ये मात्रा हो गई समान, तो आप जोड़ लेंगे, 5 3 कितना हो गया 15, 8 दूना कितना हो गया 16, ठीक है। यहाँ हो गया 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 8। अब 15 और 16 कितना होता है 31, और यहाँ पे हमारी कितनी मात्रा होगी 9 8 17। तो जो समान मात्रा में जब मिलाएंगे तो अनुपात क्या बन जाएगा हमारा 31:17, ऑप्शन नंबर ए। आप बस ध्यान रखिएगा कि आपको समान मात्रा है तो मात्रा को समान करना पड़ेगा, और नहीं है तो आप करिए, कैसे करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कई लोग एलसीएम लेके करते हैं, तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं। कहता है दो कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, और ठीक है, बाद में 7:5 है और 5:3 है। दोनों मिश्रण को एक बड़े बर्तन में 7:2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपको बता रहे हैं। हमसे कहता है कि मिल्क और वाटर, मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है। अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:5 है, और बाद में कितना है 5, दूसरे में कितना है 5:3 है। चलो आप ये देखिए, पहले वही काम करना है, कितना है मात्रा 7 5 12, और यह क्या है 5 3 8, ठीक है। अब आप इसका ले लीजिए एलसीएम, ठीक है। अगर हम एलसीएम लेते हैं कितना होता है 24, कितना होता है 24। अगर 24 एलसीएम हो गया, अगर हम बनाते हैं, इसको करना नहीं होता है, 24 हो गया, तो यहाँ 3, यहाँ 2 से, और यहाँ पे 3 से, ठीक है। यानी कि आपको इसमें 2 से और इस वाली वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इसको पीछे करता हूं, देखें आप लोग। मिल्क और वाटर 7:5, उसके बाद कहता है 5:3 ले लीजिए। फिर कहता है क्या 2:1, वो बाद में देखेंगे। पहले मात्रा देखो कितना है, यहाँ पे है 8, और यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 12, और यहाँ पे है 8, ठीक है। आप इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या होता है, 24 होता है एलसीएम, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे आप जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप देखिए किस मात्रा में मिला रहे हैं, तो अब 2:1 के अनुपात में मिला रहे हैं, यानी कि यहाँ 2 से एक बार और गुणा होगा, और नीचे वाले में किससे गुणा होगा, 1 से गुणा होगा। फाइनली 2 दूना 4, हमको 4 से यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, और 4 से यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 से मल्टीप्लिकेशन यहाँ करना और 3 से यहाँ करना है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, हर चीज लिखा नहीं जा सकता है। तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, और 4 से यहाँ कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने 3 से कर दिया, और यहाँ पे किससे कर दिया, 3 से कर दिया। आप वैल्यू जब देखेंगे तो ये मान कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, ये मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। और ये मान कितना हो गया, ये मान हो गया 20, और ये मान कितना हो जाएगा 3 3 9, ठीक है। तो अब जोड़िए आप, यही जो फाइनल मिक्सचर आएगा वही वैल्यू हो जाएगा 8 5 13, 3 1 4, और यहाँ पे हो जाएगा 29, 43 रेशियो क्या हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको काम ये करना है, आपको देखना है क्या दोनों मात्रा समान है, नहीं है
दोनों मात्रा को समान करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे बराबर होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई करने पे बराबर होगा। तो ये तो बराबर कर लिया मैंने मात्रा को, फिर कहता 2:1 के अनुपात में मिलाना है, तो 2 से गुणा ऊपर हो जाएगा और 1 से गुणा नीचे हो जाएगा। ऐसे करने से आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप निकाल के जरूर बताइएगा। जो मैंने कहा, अगर उस चीज को 37 नंबर क्वेश्चन को आपको समझ में आ रहा है तो 37 नंबर क्वेश्चन, अगर 37 आपको समझ में आ रहा है तो 38 नंबर का क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। 37, 38 को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या किया जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो, 729 मिलीमीटर, अरे लीटर ले लो, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। पानी की कितनी मात्रा मिलानी जानी चाहिए कि ताकि अनुपात 7:3 हो जाए। अच्छा, एक चीज देखो, हमसे कह रहा मिल्क है और क्या है, वाटर है। ठीक है, मिल्क है और वाटर है। हमसे मिल्क कहता है 7:2 है, फिर कितना हो जाता है, ये 7:3 हो जाता है। अब एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या कहता है कि कितनी मात्रा, पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए। हम क्या मिला रहे हैं, पानी। हम क्या मिला रहे हैं, पानी। अगर हम पानी मिला रहे हैं तो क्या कांस्टेंट होना चाहिए, हमारा कांस्टेंट होना चाहिए क्या, वाटर। अगर वाटर मिला रहे हैं तो हमारा क्या कांस्टेंट होना चाहिए, मिल्क। हमारा मिल्क क्या यहाँ भी साथ है और मिल्क यहाँ भी साथ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बराबर है। तो हम मिला कितना रहे हैं, 2 से 1 यूनिट कर रहे हैं, 3 हो जा रहा है। मतलब 1 यूनिट हमने क्या मिलाया, पानी मिलाया। 1 यूनिट हमने क्या मिलाया, पानी। अब 1 यूनिट का मान कहाँ से पता चलेगा, ये देखो 7 2 क्या है, 9। हमारा इनिशियल मात्रा ये है और फाइनल मात्रा ये है। इनिशियल वैल्यू है 7 2 9 और 9 यूनिट का मान कितना है, 729। 9 यूनिट के मान कितना है, 729। तो 1 यूनिट का मान निकाल लो, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का जो मान होगा 729 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। 9 8 72, 9 1 9, आपका 1 यूनिट का मान आ गया 81। आप पानी मिला के ना रहे 1 यूनिट, तो 81 ml या लीटर जो भी हो, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। इसमें क्या करना है, ठीक है, पानी मिलाया जाना चाहिए कि। अब देखो यहाँ पे सेम वैल्यू है, कोई भी अंतर नहीं है, दोनों जगह पानी की मात्रा क्या है, समान है। वो मिल्क की मात्रा क्या है, समान है, तो कुछ नहीं है, 2 का मान आपको चाहिए। आप इससे पहले जो वैल्यू की है वही करना है, निकाल लेंगे, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, कहता है एक लड़ाई से पहले कप्तानों का सैनिकों से अनुपात 2:7 था। युद्ध में के दौरान 25 कप्तान और 100 सैनिक मारे गए, शहीद हो गए, तो कप्तानों और सैनिकों का जो अनुपात है वो 3:10 हो जाता है। तो युद्ध के बाद सैनिकों की संख्या क्या होगी। आपको एक बेसिक मेथड बताता हूं, बस एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को तुरंत कर लेंगे फटाफट। लेकिन बेसिक आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा मामला फंस जाए कि अगर आपको वो शॉर्ट मेथड काम नहीं करे तो बेसिक काम करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, हमारा देखो कैप्टन जो कैप्टन है वो हम मान लेते 2x हैं, और जो हमारे सैनिक हैं वो कितने हैं, 7x है। स्टार्टिंग में हमने मान लिया जो हमारे कैप्टन हैं वो 2x है उनकी संख्या, और जो सोल्जर हैं उनकी संख्या कितनी है, 7x है। अब ये कहता है कि अगर मारे गए हैं कितने, 25 कप्तान, तो इसमें से 25 कम हो गए, और इसमें से कितने कम हो गए, 100 कम हो गए, और हमारा जो ये अनुपात बन गया, कितना बन गया, 3/10 का बन गया। ठीक है, अब आप देखिए तो यहाँ हो जाएगा 20x माइनस 250 इक्वल टू 21x माइनस 300। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कर दें तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50। x बराबर से क्या हो गया, 50। हमसे किसका संख्या पूछा है, हमसे पूछा है सैनिकों की संख्या। तो सैनिकों की संख्या कितनी थी, 7x। तो अगर हम x बराबर से, तो टोटल सैनिक कितने हो जाएंगे, 7 × 50, तो आप कह देंगे जो सोल्जर हैं वो हो जाएंगे कितने, 350। अच्छा, हमसे ये 350 कब हैं, जब स्टार्टिंग में थे। हमसे कहता है युद्ध के बाद 100 सैनिक डेथ कर गए, जो मारे गए, शहीद हो गए, तो 100 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे ऐसा सर 250 बचेगा। कितना बचेगा, 250। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 250। कितना हो जाएगा, 250। ठीक है। अच्छा, अगर हम आपको ऐसे कहें कि इस क्वेश्चन को आप एक और मेथड जिससे कर सकते हैं, तो आप कैसे करेंगे। आपको ये पता है जो सैनिक हैं
और जो कप्तान है उनका अनुपात कितना है 7:2 या 2:7 है। तो हमसे ये कहता है कि हमें सैनिकों की संख्या चाहिए। अब ये मुझे बात बताओ, जो भी 7 का मान रहा होगा, जो भी 7 का मान रहा होगा स्टार्टिंग में, वो जो भी सैनिकों का मान रहा होगा वो 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। कब, स्टार्टिंग में। ये बताओ 100 सैनिक मर गए हैं, 100 सैनिक क्या हो गए, शहीद हो गए हैं। अगर 100 सैनिक शहीद हो गए हैं तो जो भी सैनिकों का मान होगा वो 100 कम होगा इस समय ऑप्शन में। तो अगर हम पहली वैल्यू में 100 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 100, तो ये कितना हो गया 350। और 350 क्या 7 से डिवाइड होता है, तो आप कहेंगे हाँ सर 7 से डिवाइड होता है। अगले वाले ऑप्शन पे देख लेते हैं। अगर हम कहें कि यहाँ पे 200 हैं, कब, युद्ध के बाद, तो युद्ध के पहले कितने होंगे, 100 और रहे होंगे, 300 होंगे, तो क्या वो 7 से डिवाइड होता है, तो आप कहेंगे 7 से डिवाइड नहीं होता, 300 7 से डिवाइड नहीं होता है। यहाँ पे कितने हैं, आप कहेंगे सर 150 हैं, युद्ध से पहले कितने रहे होंगे, 250 रहे होंगे, क्या 250 7 से डिवाइड होता है, आप कहेंगे नहीं डिवाइड होता है। यहाँ पे कितने हैं, 100 हैं, तो युद्ध से पहले कितने रहे होंगे, 200 सैनिक रहे होंगे, तो क्या 7 से डिवाइड होता है, कहेंगे नहीं होता है। तो जो भी मान 7 से डिवाइड होगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे इसलिए इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एक ही वैल्यू आ रही है जो 7 से डिविजिबल है। अगर 2 वैल्यू 7 से डिविजिबल होती तो हमको क्या करना पड़ता, हमको बेसिक मेथड पे जाना पड़ता, वहां से क्रॉस चेक करना पड़ता। बात समझ में आई? ठीक है, क्वेश्चन देखो, एमबीए की चयन प्रक्रिया में चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात 11:2 था। यदि 40 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 20 कम लोगों चुने गए होते तो चयनित और अचयनित लोगों का अनुपात 10:1 होता। इस प्रक्रिया के लिए कितने लोगों ने, उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। बेसिक समझते हैं, फिर कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे लगाया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, आप जो चयन हुआ वो 11 थे, जो चयन नहीं हुआ कितने थे, 2 थे। वो कितने थे, 2। इसका मतलब कुल कितने लोग अप्लाई किए थे, 13। कितने लोग अप्लाई किए थे, 13। 13 लोगों ने अप्लाई किया था, तो कुल हो गया 13x। ठीक है, जिसका चयन हुआ वो क्या है, 11x है। कितने हैं, 11x है। अब हमसे कहता है अगर जितने भी विद्यार्थी थे उसमें से अगर 40 कम लोग आवेदन किए होते, 13x कुल विद्यार्थी हैं, 40 कम आवेदन किए होते माइनस, और 20 कम चुने गए होते। जो चुने गए हैं 11x है, उसमें 20 कम चुने गए होते, तो जो चयनित और अचयनित, हम 13x क्यों लिए हैं, 11 और 2 13 टोटल छात्र हैं। तो हमसे कह रहा जो चयनित और चयनित है वो कितने हैं, 10 और 11, 10 और 1। तो यानी कि कुल यहाँ बच्चे कितने हो जाते हैं, 11, और उसमें चयनित कितने होते हैं, 10। तो जो रेशियो हम लेके चल रहे हैं कुल बच्चों का और चयनित का, वही हमारा लेके चलना है। अब यहाँ पे हो जाएगा 130x माइनस 400 इक्वल टू 121x माइनस 220। ठीक है, अब ये इधर वैल्यू आ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 9x, और ये वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी 180। x बराबर से कितना हो जाएगा 20। x बराबर से कितना हो गया 20। अगर x बराबर से 20 तो हमसे पूछा है तो आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है, 13x कुल संख्या है, तो हो जाएगा कुल 13 गुणे 20, आप कह देंगे 13 दूना 26, ये हो गया 260। कितना हो गया 260। ठीक है, ये वो मेथड है जो बेसिक है, लेकिन अगर आप ऑप्शन के थ्रू करना चाहें तब इसको कैसे करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि अगर हम कुल छात्रों की बात कर रहे हैं तो जो कुल छात्र हैं वो कितने हैं, 11 और 2 जिन्होंने आवेदन किया है और जो चयनित हुए और नहीं, तो कुल आवेदन वाले छात्र कितने हो गए, 13। कितने हो गए, 13। अगर कुल आवेदन करने वाले छात्र 13 हैं स्टार्टिंग में ही, और हमसे पूछा है कुल आवेदन करने वाले छात्रों का संख्या कितना है, ज्ञात करना है, तो कुल आवेदन करने वाले कितने हैं, 11 2 13, कुल यही छात्र हैं। तो जो भी वैल्यू ऑप्शन में होगी वो 13 के मल्टीपल में होगी। क्या होगी, 13 के मल्टीपल में। क्या 13 के मल्टीपल में है, तो आप कहेंगे नहीं। क्या 13 के मल्टीपल में है, तो आप कहेंगे नहीं। क्या 13 के मल्टीपल में है, हाँ है। क्या ये 13 के मल्टीपल में है, तो नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल जाएगा 20 10 5, जितना सेकंड कहेंगे उतने सेकंड के अंदर। ठीक है, तो आप फटाफट इस क्वेश्चन को कर लेंगे बिना, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कभी कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि मान लो 390 हो तो वो भी तो 13 के मल्टीपल में आ गया। 260 है, अच्छी बात है, लेकिन 390 होता तब भी तो 13 के मल्टीपल में आ जाता, फिर क्या करते हैं आप। तो ऐसे क्वेश्चन को बेसिक आपको समझना बहुत जरूरी है। बाकी ये कॉन्सेप्ट है, अच्छी किस्मत रहेगी तो ऐसी वैल्यू आएगी जो एक ही ऑप्शन से डिवाइड होगी, बस और क्या। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को देखा जाए, यदि चयनित और अचयनित का अनुपात कितना है, हमारा है 19:17। कितना है, 19:17, 19:17। यदि 1200 कम उम्मीदवारों ने आवेदन किया होता और 800 कम बच्चों का सिलेक्शन होता तो जो चयनित हुए हैं
और जो अचयनित है उनका अनुपात 1:1 होता, तो नौकरी के लिए आवेदन कितने ने किया था। अब मुझे ये बताओ, आप करिएगा जैसे आपको करना है। मुझे ये बताइए कि जो चयनित और अचयनित मतलब कुल छात्रों का आवेदन कितना है, 19:17, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 36। मतलब 36 के मल्टीपल वाली वैल्यू आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ क्या 36 से डिवाइड होता है, आप कहेंगे नहीं, नहीं डिवाइड होता है। यहाँ 36 से डिवाइड होता है, आप कहेंगे नहीं 36 से डिवाइड नहीं होता है। क्या 36 से डिवाइड होता है, हाँ 36 से डिवाइड होता है। क्या 36 से डिवाइड होता है, आप कहेंगे नहीं, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बी हो जाएगा। आप इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, भगवान करें ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कि आपको पेन भी नहीं उठाना पड़े और कैलकुलेशन मुंह जबानी हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। मिसलेनियस प्रकार के क्वेश्चन मिला के करा दिए जा रहे हैं सारे। ए बी सी एक कार्य को 30 दिन में, 50 दिन में और 40 दिन में पूरा करते हैं। प्रत्येक दिन के वेतन का अनुपात 4:3:2 और 1 है। यदि ए की कुल आय जो है 14,400 रुपए है, तो बी का कुल इनकम क्या होगा, हमको ये चाहिए। बी का कुल इनकम कितना होगा वो हमको चाहिए। ठीक है, देखो बी का अगर आपको इनकम चाहिए, ठीक है, तो आप ये देखिए कि ए जो है, बी और सी इनका कुल डेज कितना लग रहा है। ये 30 दिन काम कर रहे हैं और ये 50 दिन और ये 40 दिन। जो डेज लिया जा रहा है इनके द्वारा वो इसी फॉर्म में है। ठीक है, अच्छी बात है। हम तो कह रहा है जो प्रत्येक दिन का वेतन है, वेतन का जो रेशियो है, वेतन का जो अनुपात है वो कितना है, 4:3:2 है। 4:3:2 है। 4:3:2 है। ठीक, अब आपसे ये पूछें अगर कि हमें बस ये बताइए कि कुल वेतन बताइए, कुल वेतन कितना होगा। कुल वेतन आप ये जानते हैं, अगर एक बंदा एक दिन काम कर रहा है वो 4 रुपए पाता है, तो 30 दिन के लिए कितना मिलेगा उसको, 120 रुपए मिलेंगे। इसको कितना मिलेगा, 150 रुपए मिलेगा। इसको जो है 80 रुपए मिलेगा। रेशियो ले लेंगे कितना हो जाएगा, 12, 15 और 8। हमको ए का इनकम पता है, ए का इनकम यहाँ पे कितना है, 12, और 12 जो यूनिट है उसका मान कितना है, तो आप कह देंगे सर ऐसा है, उसका मान जो है 1,44,000 रुपए, 14,400 रुपए है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, आप कह देंगे 1200। एक यूनिट का मान हो जाएगा 1200। अगर एक यूनिट का मान 12 है तो हमें चाहिए बी का वेतन, तो आप कह देंगे 15 × 1200, तो ये हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा, 180। तो ये हो जाएगा 18,000 रुपए। तो 18,000 रुपए हो जाएगा बी का वेतन। यही हमको चाहिए था, यही हमारा आंसर है। अच्छा, एक चीज और कर सकते थे, और क्या कर सकते थे, जब आप यहां तक आए आपको बी का वेतन चाहिए। आपको क्या चाहिए, बी का वेतन। बी का वेतन कितना है, 15। तो जो भी आंसर होगा वो 15 के मल्टीपल में होगा। जो भी आंसर होगा वो 15 के मल्टीपल में होगा। तो क्या 15 से ये डिवाइड होता है, तो 15 कम 15 कितना बचा, 3। 3 से हो जाएगा 35। तो ये तो कटेगा नहीं। ठीक है, 15 से देखेंगे तो 15 एकम 15 कितना बचा, 4, 15 से पता है, ये भी कट सकता है, ये भी कट रहे हैं और ये नहीं कटेगा। दो वैल्यू है ए और सी, ए और डी, जो आपके आंसर में आपके ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको पूरी वैल्यू को निकालना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति ट्रेन, बस और कार के द्वारा 4 संबंधित 3 संबंधित 2 के अनुपात में निश्चित दूरी तय करता है और किराए का अनुपात 1 संबंधित 2 संबंधित 4 प्रति किलोमीटर है। यदि किराए के रूप में कुल व्यय जो है, खर्च है 720 रुपए है, तो फिर रेलगाड़ी पर कितना रुपया खर्च किया गया, ये आपको बताना है। आप मुझे बताइए रेलगाड़ी पे खर्च कितना किया गया। रेलगाड़ी कहाँ है, रेलगाड़ी ट्रेन ए 4 से आप कट रहे हैं, छोड़ो ट्रिक, देखते हैं क्वेश्चन। हम तो कह रहे हैं कार, जो उनकी दूरी का अनुपात है, डिस्टेंस का जो रेशियो है वो है 4 है, 3 है और 2 है। ये ट्रेन है, ये शायद बस है और ये कार है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये दूरी है और जो पर किलोमीटर उनका खर्चा हो रहा है, जो रेंट है या फिर फेयर है, वो कितना है, वो कितना है, आप कह देंगे 1:2:4 प्रति किलोमीटर। अगर मैं कहूँ कुल खर्चा कितना हुआ, कुल खर्चा कितना हुआ, तो आप ये बताइए मुझे। आपको बस एक बात बतानी है, अगर हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो हमारा 1 रुपया खर्च होगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, प्रति किलोमीटर के हिसाब से खर्चा है। आप 4 किलोमीटर गए, कितना रुपया खर्चा होगा, 4। आप 3 किलोमीटर गए और प्रति किलोमीटर कितना लग रहा है, 2, तो कितना हो जाएगा, 6। आप कार से गए और प्रति किलोमीटर कितना खर्चा हो रहा है, 4। कितना किलोमीटर गए हैं, डिस्टेंस कितना है, 2, तो 4 दूना कितना हो गया, 8। यही आपका क्या हो गया, आपका खर्चा हो गया। अगर आप जोड़ेंगे तो 8 4 12 6 18
18 रुपये खर्च हुए, 18 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 720 रुपये दी है। तो हमसे पूछ रहा है 720 बटे 18 कर दीजिए। हमसे पूछ रहा है कार के द्वारा कितना खर्चा किया गया, शायद रेलगाड़ी के द्वारा। रेलगाड़ी से हम गए हैं तो कितना खर्चा हुआ है, 4, तो गुणे अब 4 कर लीजिए। 18 चौके 72 होता है, 4 चौक 16 होता है, 160 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। बात समझ में आई? तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जितनी जल्दी कर सकते हैं आप कर लीजिएगा। कर्मचारियों की संख्या 3:2 के अनुपात में है, के अनुपात में कम हो जाती है और प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4:5 के अनुपात में बढ़ जाता है। ऐसा करने से कंपनी 12,000 रुपये बचाती है। तो इसलिए वेतन का प्रारंभिक व्यय क्या था, कंपनी जो पहले खर्च करती थी कर्मचारियों के ऊपर, वो वेतन आपको बताना है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर हम कहते कर्मचारी 3 से कितने हो गए, 2 हो गए, कितने हो गए, 2 हो गए, ये एम्प्लॉय का रेशियो है। और जो उनका सैलरी का रेशियो कितना है, जो एक्सपेंडिचर था वो कितना था, 4:5 के अनुपात में हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पहले 3 एम्प्लॉय रहे होंगे और हर एम्प्लॉय के ऊपर 4 रुपये खर्च होता होगा तो कितना खर्चा हो रहा था, 12, 4 × 12। अगर पहले, अब जो है नए एम्प्लॉय कितने हो गए, 2, खर्चा कितना हो रहा, 5 1 पे, तो कितना हो गया, 10। कंपनी वाले बेवकूफ थोड़ी होते हैं। अब पहले हम कितना खर्च कर रहे थे, 12, अब कितना खर्च कर रहे हैं, 10। हमसे पूछा क्या है, अनुपात करने से ऐसा करने कंपनी 12,000 रुपये बचाती है। पहले कंपनी 12 यूनिट खर्च करती थी, अब कितना कर रही है, 10। कितना बचा रही है, 2, और 2 यूनिट बचाने में कितना रुपया बच जा रहा है, तो आप कह देंगे 12,000 रुपये बच जा रहे हैं। कितने, 12,000 रुपये। तो 1 यूनिट के लिए कितना खर्चा हो जाएगा, आप कह देंगे 6,000 रुपये, 6,000 रुपये। आपसे पूछा है कितना, कि वेतन का जो प्रारंभिक व्यय था वो कितना था, 12। कंपनी को पहले 12 यूनिट खर्च करना पड़ता था और 1 यूनिट का मान कितना है, 6,000। तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12 × 6,000, तो आप कह देंगे 72,000 रुपये कंपनी खर्च करती थी पहले, लेकिन समझदार कंपनी है तो अब कितना खर्च करेगी, 12। देखो यहाँ पे देखो कितना है अंतर, 12,000। कितना है, 12,000। 72,000 पहले, अरे 12,000, 72,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। पहले वो 72,000 रुपये खर्च करती थी, लेकिन अब कर रही है कितना, 60,000, 12,000 रुपये का बचत कर रही है। यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा रेशियो का जो क्वेश्चन है, वो लगभग सारे क्वेश्चन कवर करा लिए गए हैं। छोटे मोटे जो क्वेश्चन छूट भी गए होंगे उन सबको हम जब हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे तब भी कर लेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपने अगर इतने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन डाउट में नहीं जाएगा, आप सारे क्वेश्चन करके आएंगे। रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। छोटे क्वेश्चन आएंगे, आपको नंबर दे के जाएंगे। ठीक है, कम समय में आप नंबर पा लेंगे। तो आप इसी के साथ आज मेरी क्लास खत्म होती है। ठीक है, आपसे फिर नए लेक्चर में मिलते हैं। नया लेक्चर देखते हैं क्या हो सकता है। एज पढ़ा सकता हूँ मैं, हो सकता है टाइम एंड ट्रेन स्टार्ट हो जाए, हो सकता है एवरेज स्टार्ट हो जाए, वो डिसाइडेड नहीं है, वो कल के लेक्चर में ही डिसाइड होगा कि आप क्या पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कहीं अगर डाउट लगे तो आप कमेंट करिए, जरूर पूछा करिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।